मतलब कि एक बंदा है और उसको क्या है, लोबार नमूनिया है, उसके पूरे लोब का नमूनिया हुआ है, और उसकी हिस्ट्री क्या होगी, पहले 1-2 दिन में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो बहुत आसान सी बातें हैं, थोमा वाले ने भी लिखी हुई हैं और बाकियों ने भी लिखी हुई हैं, तो हम इसको समझ लेते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लोबार नमूनिया, तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा आपको होगी कंजेशन। ठीक है, क्या होगी, कंजेशन होगी। अब कंजेशन क्यों होगी, ठीक है, कंजेशन, कंजेशन क्यों होगी, देखो फर्ज करो आपको लोबार नमूनिया हुआ और पहले 2 दिन में 1 to 2 डेज, 1 to 2 डेज में क्या होगी, कंजेशन होगी। कंजेशन में क्या होगा, फर्ज करो कि ये आपकी क्या है, लंग की कोई भी कैपिलरी है, और मैंने आपको बताया था जब आपको इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, एंडोथेलियल सेल्स का जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता है। जब गैप इंक्रीज होता है तो जो फ्लूइड होता है वो इसमें से बाहर आता रहता है। जब फ्लूइड इसमें बाहर आता है तो क्या होगा, कंजेशन हो जाएगी। इसमें आपका जो लोब होगा, देखो पहले 2 दिन में जो आपका लोब होगा, जो लोब इफेक्ट हुआ है निमोनिया की वजह से, पहले दिन आपका जो लोब होगा वो रेड पर्पल, ठीक है, वो लाल लाल और पर्पल कलर का आपको अपेयर होगा, रेड पर्पल अपेयर होगा। और उसमें क्या होगी, पार्शियल कंसोलिडेशन। मैंने कंसोलिडेशन आपको आज भी समझाई है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो फ्लूइड है वो एल्वेलाई के अंदर जमा हो जाए तो इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन, और अगर आपका एल्वेलाई कोलैप्स कर जाए तो इसको हम कहते हैं एटीलैक्टेसिस। अब चूंकि जो ये वाला फ्लूइड है ये निकल के किस में आ जाएगा, एल्वेलाई में आ जाएगा, लेकिन अभी इसको 2 ही दिन गुजरे हैं तो इसमें क्या होगी, पार्शियल कंसोलिडेशन होगी, और जो आपका लोब इफेक्ट हुआ है वो क्या है, रेड पर्पल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रेड पर्पल हो जाएगा। ठीक है, और एक्सुडेट विद मोस्टली बैक्टीरिया। और हमें क्या मिलेगा, जो ये कंसोलिडेशन है इसमें हमें क्या मिलेगा, एक्सुडेट मिलेगा, और एक्सुडेट में क्या होंगे, ज्यादातर बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, या मैं आपको ना डायग्राम भी दिखाता हूँ, एक्सरे भी दिखाता हूँ, फिलहाल मैं कंप्लीट कर दूं। सबसे पहले आपको कंजेशन होगी, पहले 2 दिनों में कंजेशन होगी, आपका जो लोब होगा रेड और पर्पल अपेयर होगा, और पार्शियल कंसोलिडेशन होगी, और जो एक्सुडेट होगा, जो आपको फ्लूइड मिलेगा उसमें क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, सीधी बात है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, उसके बाद 2 दिन गुजर गए लेकिन आपने अपने निमोनिया को ठीक नहीं किया, तो उसके बाद क्या होगा, रेड हेपेटाइजेशन। ठीक है, रेड हेपाटाइजेशन, हेपाटाइजेशन। अब रेड हेपाटाइजेशन कब होगी ये आपने याद रखना है, 3 से 4 दिनों में। मतलब इन्फेक्शन हुआ और 3 से 4 दिन गुजर गए, पहले 2 दिन में कंजेशन होगी, 3 से 4 दिनों में क्या होगी, रेड हेपाटाइजेशन। और रेड हेपाटाइजेशन में क्या होता है, पहले रेड पल्पर था, रेड पर्पल था हमारा जो लोब था, अब वो क्या हो जाएगा, रेड, अब वो क्या आ जाएगा, रेड ब्राउन, वो ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, रेड ब्राउन हो जाएगा, उसका कलर रेड ब्राउन हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगी, कंसोलिडेशन हो जाएगी। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगी, कंसोलिडेशन, वो फ्लूइड से भर जाएगा। ठीक है, उसके जो एल्वेलाई होंगे वो फ्लूइड से भर जाएंगे। और इसमें जो एक्सुडेट होगा, जो इसमें एक्सुडेट होगा वो किस किस चीज पे मुश्तमिल होगा, तो इसमें जो एक्सुडेट होगा वो किस किस चीज में मुश्तमिल होगा, उसमें आरबीसीज भी होंगे, उसमें फिब्रिन होगी। ठीक है, उसमें क्या होगी, फिब्रिन होगी, और उसमें डब्ल्यूबीसीज होंगे उसमें, और वो क्या होगा, रिवर्सिबल, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने 3 से 4 दिनों में उसको ठीक नहीं करोगे तो आपका रेट हेपेटाइजेशन हो जाएगी, लेकिन आप फिर भी आपने उसको ठीक नहीं किया तो तीसरा काम उसमें क्या होगा, उसमें उसमें हो जाएगी ग्रे हेपेटाइजेशन, ग्रे, ग्रे हेपाटाइजेशन। 5 से 6 दिनों में उसको क्या आ जाएगा, ग्रे हेपाटाइजेशन। अब ग्रे हेपाटाइजेशन में क्या होगा, जो आपका लोब होगा, जो लंग का लोब होगा, अब पहले वो रेड था, रेड पर्पल था, उसके बाद वो ब्राउन हो गया। जब ब्राउन हुआ फिर भी आपने उसको ठीक नहीं किया तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली ग्रे। मतलब जो पूरे का पूरा लोब है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है, ग्रे हो जाएगा, और उसमें जो एक्सुडेट होगा, जो उसके एल्वेलाई होंगे उसमें हमें फ्लूइड मिलेगा, और उस फ्लूइड में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, वो फ्लूइड फुल ऑफ डब्ल्यूबीसीज, फुल ऑफ डब्ल्यूबीसीज, उसमें बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसीज होंगे, और आपके आरबीसीज लाइज्ड फॉर्म में होंगे, मतलब आपके टूटे हुए आरबीसीज होंगे, और आपको क्या मिलेगा, फिब्रिन मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने इसको सिर्फ पढ़ना है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इसको सिर्फ आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बाकी इतना याद करने वाली इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप क्या होगा, रेजुलेशन। मतलब कि जब आप उसको 8 दिन तक ठीक ही नहीं करोगे, आपका इन्फेक्शन हुआ लोबार नमूनिया का और आपने इसको ठीक नहीं किया, तो 8 दिन से जब ज्यादा गुजर जाएंगे तो क्या होगा, आपके जल्लाद आ जाएंगे। और जल्लाद हम किसको कहते हैं, मैक्रोफेजिस को। ठीक है, मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस क्या है, आपके जल्लाद हैं। तो मैक्रोफेजिस क्या करेंगे, उसकी इंजाइमेटिक, इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन कर देंगे, इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका जो लोबार नमूनिया है वो डेवलप होता है। पहले 2 दिनों में कंजेशन होगी, आपका जो लोब होगा रेड पर्पल अपेयर होगा, फिर 3 से 4 दिनों में रेड ब्राउन हो जाएगा, और
फिर उसके बाद 5 से 6 दिनों में वो ग्रे हो जाएगा, और जब 8 से ज्यादा दिन होंगे तो उसमें रेजुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो आपके जल्लाद हैं, जो आपके मैक्रोफेजेस हैं, उसको जितने भी उसमें मटेरियल था उसको एंजाइमेटिकली डिग्रेड कर देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजुलेशन कहते हैं। अब मैं आपको बुक से एक दफा डायग्राम दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सरे भी दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, कि आपको समझ आ जाए। लेकिन अभी आपको ना एक्सरे सही तरह देखना नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे अगर मौका मिला ना तो मैं आपको एक्सरे और ईसीजी लाजमी सिखाऊंगा। कम से कम आपको ईसीजी और एक्सरे लाजमी आना चाहिए, ठीक है, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट एंड बीइंग अ डॉक्टर। तो मैं आपको एक दफा बुक से दिखा देता हूँ कि हम आपकी बुक ने इसको किस तरह एक्सप्लेन किया है डायग्राम से, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखें। अच्छा, सबसे पहले आप जो आपकी बुक ने पहला एक्सरे बनाया हुआ है ना, इसको इस पे आप थोड़ा सा गौर करें। देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये आपकी 2 लंग्स हैं, ठीक है, और ये जो है, ये ट्रैकिया है। इस तरह हम ट्रैकिया को देखते हैं, जो आपका ब्लैक ब्लैक एरिया होता है ना, ये ट्रैकिया होता है। अब अगर आप गौर करें, जो इसने ये वाला लंग बनाया है, राइट लंग, ठीक है, फर्ज करो ये राइट लंग है, और राइट लंग में क्या होता है, राइट लंग के 3 लोब होते हैं, हमने ऐसे ही पढ़ा ना, राइट लंग के 3 लोब होते हैं। अगर आप गौर करें, जो सबसे नीचे वाला लोब है, ये वाला, ये जो नीचे वाला लोब है, वो बिल्कुल वो सारे का सारा इफेक्ट हो गया है नमूनिया से, वो सारा व्हाइटिश अपीयर हो रहा है, ठीक है, पूरे का पूरा लोब आपको व्हाइटिश अपीयर हो रहा है। तो ये जो उसने चेस्ट एक्सरे दिखाया है, इसमें जो राइट लोअर लोब है, इसका नमूनिया हुआ पड़ा है। बट वो वाला नमूनिया कहाँ तक फैला हुआ है, ये देखो। अब अगर आप गौर करें तो जो आपका मिडल लोब है, वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ पड़ा है, ये देखें। तो इसमें आपने याद रखना है, जो आपका नमूनिया है, जो एक्सरे दिखाया है, इसमें लोअर लोब और जो मिडिल लोब है, ये दोनों इफेक्टिव हैं। और ये मुझे कैसे पता चला, मैंने कोई जादू की छड़ी नहीं चलाई, मैंने सिर्फ ये देखा कि आपका व्हाइटिश मुझे पैचेस कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं। तो अगर जब मैंने गौर किया, तो पूरा लोब ही व्हाइटिश हुआ पड़ा है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा लोबार नमूनिया कहूंगा। अगर आप एंड पे देखें, ये जो ई वाला है, ठीक है, जो एंड वाला एक्सरे है, ये वाला ई वाला, इस पे आप थोड़ा सा गौर करें। तो इसमें आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखो, इसके पूरे एक्सरे पे, ये देखो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्हाइटिश एरियाज मिल रहे हैं, ये देखो, यहाँ पे आपको व्हाइटिश एरियाज मिल रहे हैं, और यहाँ पे व्हाइटिश एरियाज मिल रहे हैं। जहाँ पे मैंने सर्कल किया है, ये सारे क्या है, व्हाइट एरियाज हैं, ठीक है, ये क्या है, सारे व्हाइट एरियाज हैं। तो ये क्या है, एटिपिकल नमूनिया। और एटिपिकल नमूनिया में हमने पढ़ा है कि डिफ्यूज पैची इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब पूरी लंग्स में डिफरेंट हमें पैचेस मिलेंगे इन्फ्लेमेशन के। तो अगर आप गौर करें तो पूरी लंग्स में आपको डिफरेंट पैचेस मिल रहे हैं, किसके, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि ये किसका मरीज है, एटिपिकल नमूनिया का मरीज है। इस तरह आप एक्सरे देखते हो। बाकी जब आप एक्सरे सीखोगे ना, तो फिर आप इसके सही मास्टर बनोगे, फिलहाल आपको इसकी खास समझ नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन जो इतना आपकी बुक पे लिखा हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपकी बुक ने ये लिखा हुआ है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लोबार नमूनिया। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लोबार नमूनिया में उसने ये बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या होगा, ये आपका नॉर्मल है, और ये एल्वोलाई है, ठीक है, ऊपर लंग बनाई हुई है, और उसने नीचे एल्वोलाई बनाया हुआ है। अगर आप गौर करें, सबसे पहले क्या होती है, कंजेशन। 1 से 2 दिनों में आपका जो लोब है, वो रेड पल्पर अपेयर हो रहा है, और जो आपका एक्सुडेट है, उसमें सिर्फ बैक्टीरिया, ये देखो, ये एल्वोलाई है, और इसके अंदर जो जितना भी मटेरियल है, वो कंसोलिडेटेड मटेरियल है, मतलब कि एक्सुडेट है, और उस एक्सुडेट में मोस्टली क्या है, बैक्टीरिया। उसके बाद अगर आप गौर करें, जो रेड हेपेटाइजेशन है, मतलब कि रेड हेपेटाइजेशन कब होती है, 3 से 4 दिनों में, 3 से 4 दिनों में होती है। और इसमें क्या आता है, आपका जो एक्सुडेट होता है, इसमें फिब्रिन और आरबीसीज आ जाते हैं, और आपका जो लोब होता है, वो किस तरह का अपेयर होता है, ब्राउन कलर का अपेयर होता है, रेड ब्राउन। उसके बाद अगर आप देखें ग्रे हेपेटाइजेशन में, अगर आप देखें, तो आपका जो एक्सुडेट है, जो आपका एल्वोलाई है, इसमें क्या आ गए हैं, फिब्रिन आ गए हैं, और आपके जो आरबीसीज है, वो लाइस्ट कर गए, वो टूट गए हैं। और आपका जो लोब है, वो किस कलर का पेयर हो रहा है, वो आपको ग्रे कलर का पेयर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह एक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, नमूनिया। और नमूनिया काफी खुश्क टॉपिक है, ड्राई टॉपिक है, घबराना नहीं है, लेकिन आप हमने इसको करना है, तो थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, लेकिन आपने इसको अच्छे से कर लेना है। अब जरा मुझे एक दफा बता दें कि आपको नमूनिया की समझ आई है या नहीं आई, जल्दी बताएं। अब लंग अब्सेस क्या होता है, देखो, लंग का मतलब तो लंग है, आपके फेफड़े हैं। अब्सेस का मतलब क्या होता है, अब्सेस का मतलब क्या होता है, अब्सेस का मतलब होता है कैविटी, ठीक है, अब्सेस का मतलब होता है कैविटी। बट कौन सी कैविटी, ऐसी कैविटी जिसमें क्या हो, पस हो। अब इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। फर्ज करो, ये आपका कोई टिश्यू है, ठीक है, दिस इज आर टिश्यू, दिस इज आर टिश्यू। और इसमें क्या है, एक कैविटी बन गई है, एक ना गड़ा सा बन गया, जिसको हम कैविटी कहते हैं, ठीक है, कैविटी बन गई है, एक कैविटी बन गई है। और अगर इसमें पस भर जाए, अगर इसमें पस भर जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, अब्सेस कहेंगे। इसमें अगर पस भर जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, अब्सेस कहेंगे। तो अगर आपको टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि लंग अब्सेस का मतलब क्या होता है, ऐसी कैविटी जिसमें पस भर जाए, जिसमें रेशा भर जाए, उसको हम क्या कहेंगे, लंग अब्सेस कहेंगे, ठीक है, लंग अब्सेस कहेंगे। हम आगे चलते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि भाईजान इसका मतलब क्या है, लंग अब्सेस का, या क्या ये चीज है। तो इसमें आपने याद रखना है, इधर गया मेरा पॉइंटर, हाँ, इसमें आपने याद रखना है, लंग अब्सेस का क्या मतलब है, लोकलाइज्ड कोलेक्शन,
लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस, मतलब कि आपकी लंग्स में अगर किसी जगह पे पस एक्यूमुलेट हो जाए, रेशा एक्यूमुलेट हो जाए इन पैरेन्काइमा, तो उसको हम क्या कहते हैं? लंग अब्सेस कहते हैं, लंग अब्सेस कहते हैं। और ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू, ये जो लंग अब्सेस है, इट इज ड्यू टू विच थिंग? इट इज ड्यू टू एस्पायरेशन। फर्ज करो आप कोई चीज एस्पायर कर लेते हो, आपके लंग्स के अंदर चली जाती है, तो आपको वो क्या चीज कॉज करा सकती है? लंग अब्सेस कॉज करा सकती है। या फिर यहाँ एस्पायरेशन ऑफ ओरोफ्रेंजियल कंटेंट, या फिर एक बंदा है और वो अल्कोहल ओवर यूज करता है, वो शराब बहुत ज्यादा पीता है, अल्कोहल ओवर यूज। तो जब वो शराब बहुत ज्यादा पिएगा, जब वो शराब बहुत ज्यादा पिएगा तो उसको अपना ही होश नहीं रहेगा। जिस तरह किर्गिस्तान में आपने देखा होगा कि एरोप्लेन सड़कों पे घूम रहे होते हैं रात 9-10 बजे के बाद, तो वो अल्कोहल जब ओवर यूज करते हैं तो उनको अपनी होश नहीं रहती, तो वो क्या करते हैं? वो एस्पायर कर लेते हैं, वो काफी चीजों को लंग्स के अंदर ले जाते हैं। तो अल्कोहल ओवर यूज, इसके अलावा ओरोफ्रेंजियल कंटेंट, या फिर एपिलेप्सी। अगर कोई मिर्गी का बंदा है, एपिलेप्सी, तो एपिलेप्सी में क्या होता है? एपिलेप्सी में क्या होता है? एपिलेप्सी में झटके लगते हैं, एपिलेप्सी में झटके लगते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है? वो कोई चीज एस्पायर कर सकता है, वो अगर उल्टी करता है तो उसको एस्पायर कर सकता है। या फिर ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, जो उसका ब्रोंकस है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन अगर उसकी जो ब्रोंकाई है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है ड्यू टू कैंसर, तो उसकी वजह से भी उसको क्या हो सकता है? लंग अब्सेस हो सकता है। या फिर एक और वजह है जो कि एट्रोजेनिक है, मतलब एक मरीज है और उसका हमने ऑपरेट करना है और उसका ऑपरेट बहुत लंबे अरसे तक चलना है, तो अगर हम उसको प्रोलॉन्ग्ड एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब काफी लंबे अरसे तक उसको हम क्या रखते हैं? बेहोश रखते हैं, तो उसको क्या हो सकता है? उसको लंग अब्सेस हो सकता है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड एनेस्थीसिया, अल्कोहल ओवर यूज, एपिलेप्सी, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारे क्या कॉज करा सकती हैं? दे ऑल कॉज लंग ऑब्सेस, दे लंग ऑब्सेस। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। अब इसमें उसने लिखा हुआ है कि इसमें आप जब चेस्ट एक्सरे कराओगे, मतलब हम लंग ऑब्सेस को किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, हमें लंग ऑब्सेस किस तरह मिलेगा? तो लंग ऑब्सेस का सेम वही चक्कर है जिस जो नमूनिया का है, कि इसमें आपको ना व्हाइट पैच मिलेगा, व्हाइट ओपेसिटी मिलेगी। और इसका हम एयर फ्लूइड लेवल कैसे चेक करते हैं? एयर फ्लूइड लेवल, मतलब कि हम चेस्ट एक्सरे से क्या देख सकते हैं? उसमें एयर फ्लूइड लेवल देख सकते हैं कि भाईजान जो ये अब्सेस है इसमें एयर और फ्लूइड का लेवल क्या है। या फिर इसमें हम क्या फ्लूइड लेवल कॉमन इन कैविटीज प्रेजेंस सजेस्ट कैविटेशन। देखो, इसमें वो ये कहता है कि जब आप चेस्ट एक्सरे कराओगे तो आपको एयर फ्लूइड लेवल का पता चल जाएगा, और फ्लूइड लेवल कॉमन इन कैविटीज, मतलब कि जो कैविटीज हैं उसमें आपको फ्लूइड लेवल का पता चल जाएगा। और अगर आपको कैविटीज मिलती हैं तो आपने क्या याद रखना है? कि इसको क्या है? लंग अब्सेस है। इसमें मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, इसमें आपको ना व्हाइट ओपेसिटीज मिलेंगी। जो आपको चेस्ट एक्सरे होगा ना, इसमें आपको व्हाइट व्हाइट ओपेसिटीज मिलेंगी, आप अपनी बुक पे भी देख लें, आपको ना एक व्हाइट कलर का चेस्ट एक्सरे पे पैच मिलेगा, बस आपने ये याद रखना है। और आपने क्या याद रखना है? कि अगर आपकी लंग्स में कलेक्शन ऑफ पस हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? लंग ऑब्सेस कहते हैं। इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? हम देंगे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, हम इसको ध्यान देंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे? ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और हम उसको क्या करेंगे? ड्रेन करेंगे, हम सर्जरी करेंगे, और जो अब्सेस है जो अंदर उसके पास जमा हुई है उसको हम क्या कर देंगे? ड्रेन कर देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे और ड्रेनेज करेंगे। लंग अब्सेस सेकेंडरी टू एस्पायरेशन। अब ये उसने दोबारा वही बात लिखी हुई है जो हम अभी पीछे पीछे पढ़ के आए हैं, कि लंग अब्सेस सेकेंडरी टू एस्पायरेशन, मतलब अगर आप कोई चीज एस्पायर करते हो, अगर आपकी चीज कोई लंग्स में चली जाती है, तो लंग ऑब्सेस सबसे ज्यादा किस में चांसेस है होने के? तो आपने याद रखना है, मोस्ट कॉमन किस में जाएगा? मोस्ट कॉमन तो आपको पता है राइट लंग में जाएगा। मतलब अगर आप कोई चीज एस्पायर करते हो तो कहाँ पे एब्सेस बन सकता है? राइट लंग में। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ बैठे हुए हो, अपराइट सिटिंग में हो, या फिर आप खड़े हुए हो, तो किस में जाएगा? राइट लोअर लोब में। देखो, अगर आप बैठे हुए हो तो आपके राइट लोअर लोब में जाएगा। लेकिन अगर आप लेटे हुए हो, इसको हम कहते हैं रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है, रिकम्बेंट, रिकम्बेंट के आगे लिख लो लेइंग पोजीशन, मतलब अगर आप लेटे हुए हो, इसको हम कहते हैं रिकम्बेंट पोजीशन। अगर आप लेटे हुए हो तो आपके किस में जाएगा? राइट अपर लोब में। और किस में जाएगा? राइट मिडल लोब में। ठीक है, राइट मिडल लोब में जा सकता है या राइट अपर लोब में जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप लेटे हुए हो तो अब्सेस आपके किस में बनेगा? राइट अपर लोब और राइट मिडल लोब में। अगर आप खड़े हुए हो और आप कोई चीज एस्पायर कर लेते हो तो किस में जाएगा? राइट लोअर लोब में जाएगा। ये आपकी बुक ने लिखा हुआ है। अब जरा मुझे बता दें एक दफा कि लंग अब्सेस समझ आ गया है, फिर में हम आगे चलते हैं। और थैंक गॉड ये बड़ा ड्राई सा टॉपिक था और ये कंप्लीट हो गया। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, शाबाश। तलहा को क्लियर हो गया है, और बाकी भी एक बंदा बता दे यार। चलें ठीक है, अदनान खान को समझ आ गई है, तलहा को भी समझ आ गई। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अच्छा, मेरा आप सबसे एक सवाल है
हमारा मेरा एक सबसे सवाल है कि मैंने आपको अभी बताया है कि खास करके ये सवाल मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिसने मुझसे हिमाटोलॉजी पढ़ी है, क्योंकि मैंने हिमाटोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, अभी हमने पढ़ा है कि जो टीबी का मरीज होता है, टीबी के मरीज में ना हमें ग्रीन पस मिलती है, मतलब जो बलगम होती है वो ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है? किस वजह से ग्रीन कलर की होती है? जल्दी बताएं, शाबाश। ग्रीन स्पुटम हमें क्यों मिलता है? ग्रीन स्पुटम हमें क्यों मिलता है? या फिर आपने देखा होगा जो रेशा होता है, कई दफा ऐसे होता है कि जो आपके पास होती है या रेशा होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो हमें ग्रीन स्पुटम क्यों मिलता है या फिर ग्रीन पास क्यों मिलती है? कोई बता सकता है? एनीवन? यस डॉक्टर काशिफ, एक्सीलेंट, न्यूट्रोफिल्स। लेकिन आपने आंसर ठीक बताया, बट इसको कंप्लीट आंसर बताएं। ग्रीन स्पुटम या फिर पास, हमें ग्रीन स्पुटम और पास क्यों मिलती है? एक्सीलेंट डॉक्टर काशिफ, शाबाश। लेकिन आप अपना पूरा आंसर बताएं ना मुझे। जी, एनीवन जिसने हिमाटोलॉजी पढ़ी थी यार, मैंने हिमाटोलॉजी में बताया था। मैंने नहीं पढ़ा था हिमो। हाँ डॉक्टर काशिफ, आपने हिमो नहीं पढ़ा, इसलिए शायद आपको वो समझ नहीं आ रही। चलें, आपने इतना ही आंसर बता दिया है, यही आपका बहुत हमारे लिए कीमती है कि न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल की वजह से होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें मैं ही बता देता हूँ, टाइम कम है। आपने याद रखना है, जब भी हमें ग्रीन स्पुटम मिलता है ना, जब भी हम जो हमारे बलगम है अगर वो ग्रीन हो गई है, या जो हमारा पस है, जो हमारी रेशा है, अगर वो ग्रीन हो गया है, तो आपने हमेशा याद रखना है ये क्यों होता है। इट इज ड्यू टू न्यूट्रोफिल्स। जब हमें इन्फ्लेमेशन होती है ना, जब हमें क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो इन्फ्लेमेशन में क्या आते हैं? न्यूट्रोफिल्स। इन्फ्लेमेशन में क्या आ जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स में मैंने आपको हिमाटोलॉजी में एक चीज पढ़ाई थी कि भाईजान जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, इसमें एक ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें पैकेट्स होते हैं। मैंने आपको बड़ा क्लियर कट ये बताया था, मैंने आपको बार बार रिवाइज भी करवाया था। न्यूट्रोफिल्स में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। और कौन से ग्रेन्यूल्स होते हैं? अज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। अज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं किसमें? न्यूट्रोफिल्स में। अब ये जो अज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स है ना, इसमें क्या होता है? इसमें आपका होता है एमपीओ। जी तलहा, याद आया कुछ? एमपीओ, माइलो हाँ पर जी, याद आ गया। ऑक्सीडेज। ठीक है, माइलो पर ऑक्सीडेज। अब पता नहीं किसी की आवाज आई है, माइलो पर ऑक्सीडेज। जो एजूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होता है? माइलो पर ऑक्सीडेज होता है। ये जो फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि भाईजान, जब हम पढ़ रहे थे लिम्फोमा और वगैरह, वो ल्यूकेमिया पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि आपने लिम्फोब्लास्टिक और आपने लिम्फोब्लास्टिक और माइलोब्लास्टिक या माइलोजीनियस ल्यूकीमिया को, एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकीमिया को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है। तो एक में हमें मिलते हैं टी डी पॉजिटिव ट्रांसफ्रेज डी डी नहीं टी डी टी, जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें हमें एंजाइम मिलता है टी डी टी पॉजिटिव, वो टी डी डी पॉजिटिव होते हैं। बट जो आपके ये वाले होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इनमें क्या होता है? एमपीओ होता है, माइलो पर ऑक्सीडेज। आपने याद रखना है। हम टॉपिक पे आते हैं। जो आपका ग्रीन स्पुटम होता है, आपकी बलगम और आपका जो स्पुटम होता है वो ग्रीन क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर ये है कि जो आपके न्यूट्रोफिल्स है ना, इसमें अल्लाह ताला ने क्या रखा है? एमपीओ, माइलो पर ऑक्सीडेज। माइलो पर ऑक्सीडेज क्या है? ये एक हीम कंटेनिंग कंपाउंड है। इसमें ना हीम होती है, हीम कंटेनिंग कंपाउंड है, हीम कंपाउंड है। और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। इसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो आपने याद रखना है, जो ग्रीन स्पुटम हमारे पास होता है, जो ग्रीन स्पुटम या ग्रीन पास होती है, इट इज ऑलवेज ड्यू टू माइलो पर ऑक्सीडेज इन अज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स इन न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट होते हैं। कौन से पैकेट होते हैं? अज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स। और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होता है? एमपीओ होता है, माइलो पेरोक्सीडेज होता है, और ये क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। इसलिए हमारा जो स्पुटम होता है वो निमोनिया में या बाकी चीजों में जिसमें स्वेयर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें क्या हो जाता है? वो ग्रीन हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। और आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है कि जब भी ग्रीन स्पुटम आ जाए, जब भी ग्रीन स्पुटम आ जाए, तो उसको हम ठीक कैसे करते हैं? तो मैं आपको ये बता देता हूँ। हम हमेशा क्या यूज करते हैं? हम हमेशा यूज करते हैं अगमेंटन। ठीक है, अगमेंटन। अगमेंटन आपको पता है ना, पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है, जमाना को अमोक्सिक्लेव है इसमें। को अमोक्सिक्लेव, ठीक है, को अमोक्सिक्लेव। इसको जब मैं आपको फार्मा पढ़ाऊंगा ना, इसकी मैं आपको डिटेल भी पढ़ाऊंगा। आपने याद रखना, जब ग्रीन स्पुटम होता है ना, तो आपने को अमोक्सिक्लेव को यूज करना होता है। को अमोक्सिक्लेव एक अच्छी एंटीबायोटिक है जब ग्रीन स्पुटम हो जाए। और आपने याद रखना है, ग्रीन स्पुटम क्यों होता है? इट इज ड्यू टू एमपीओ, माइलो पर ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, अब हमारा नमूनिया और लंग अब्सेस कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब 15 मिनट बाकी हैं, और हम ऐसे करते हैं, जो मैंने आपको एक दो पीछे टॉपिक्स हमारे रह गए थे, हम उसको कंप्लीट करते हैं। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लंग कैंसर, और वो आपने हर हाल में नहीं छोड़ना। ठीक है, उसको आपने कभी भी नहीं छोड़ना। वो ऐसा टॉपिक है जिसमें से सवाल आना ही आना है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल वाला टॉपिक आपने मिस नहीं करना।
करना, हम आगे जल्दी से करते हैं। और मैं आपको पहले पेज नंबर बता देता हूँ, पहले टॉपिक दिखा देता हूँ कि आप वो वाला टॉपिक खोलें, क्योंकि वो कल मैंने छुड़वा दिया था क्योंकि टाइम कम था, तो आज हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखो, ये जो टॉपिक है जो मेरे पास पेज नंबर है 704, फिजिकल फाइंडिंग्स इन सिलेक्टिंग लंग डिजीज। तो मैंने कहा था पहले हम डिजीजेस पढ़ लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बुक से ही पढ़ा देता हूँ क्योंकि अब लिखने का टाइम नहीं है, तो मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूँ। देखो, सबसे पहले इसमें उसने लिखा हुआ है, आप अपने खोल ले बुक ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है प्लूरल फ्यूजन। प्लूरल फ्यूजन में क्या क्या चक्कर होता है? देखो, प्लूरल फ्यूजन का मतलब क्या होता है? प्लूरल फ्यूजन का मतलब ये होता है कि जो आपका प्लूरल स्पेस है, इसमें एयर भर गई है, इसमें हाँ, इसमें एयर नहीं, सॉरी, इसमें फ्लूइड भर गया। प्लूरल फ्यूजन में क्या होता है, जो आपकी प्लूरल स्पेस है इसमें फ्लूइड भर गया। अब होगा क्या, जब जो आपके सांस लेने की आवाज है, जो ब्रेथ साउंड है, वो सारे कम हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, ब्रेथ साउंड कम हो जाता है। और जब आप परकशन करते हो, जब आप परकशन करते हो तो आपको डल साउंड मिलता है, परकशन इसकी डल हो जाती है। और अल्लाह के बंदो, कल मैंने आपको कहा था कि मुझे याद करवाना फ्रेमिटस का, कि मैं इसमें जो हमने पढ़ा था न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स में जो आपका टेक्टाइल फ्रेमिटस है, ये कम हो जाता है। बट आप लोग इतने शहजादे हो कि आपने याद ही नहीं करवाया, और मुझे भी याद नहीं रहा, और वो कल रह गया था। देखो, डिक्रीज डिक्रीज टेक्टाइल फ्रेमिटस का क्या मतलब होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, टेक्टाइल फ्रेमिटस का मतलब क्या होता है? ये ना एक टेस्ट है जो कि हमारा डॉक्टर करता होता है। देखो, हमने क्या करना है, हमने ना मरीज को कहना है कि भाईजान आप उल्टा लेट जाएं। ठीक है, हमने उसको उल्टा लेटा देना है। जब हम उसको उल्टा लेटाएंगे ना, हमने कहना है कि भाईजान आप उल्टा लेट जाएं, और हमने अपने बीइंग अ डॉक्टर, हमने अपने दोनों हाथ इस तरह मरीज के पीछे कमर पे रख लेने हैं। ठीक है, मरीज के पीछे कमर पे दोनों हाथ रख लेने हैं और उसको उल्टा लेटा देना है। हमने कहना है कि एक ही फिक्रा बार बार बोल लीजिए। हम कोई भी फिक्रा उसको दे सकते हैं कि भाईजान आपने ना ये वर्ड बार बार बोलना है। फर्ज करो उसका नाम शाहिद है, तो हम कहेंगे कि भाईजान आप अपना अपना नाम बार बार बोली जाए। वो जब अपना नाम बार बार बोलेगा ना, तो आपको अंदाजा होगा कि उसकी चेस्ट, नॉर्मल बंदे में क्या होता है, आप सारे मतलब जब बोलते हो तो आपकी चेस्ट कैविटी में क्या होती है, वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। इसको हम कहते हैं टेक्टाइल फ्रेमिटस। चूंकि चूंकि जो प्लूरल एफ्यूजन है, इसमें जो आपका चेस्ट कैविटी है, इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट है। तो जब आप उस बंदे की कमर पे हाथ रखोगे और आप उसको क्या कहोगे कि आप बोलें, जब वो बोलेगा तो आपको वाइब्रेशन कम सुनाई देगी। वाइब्रेशन कम क्यों सुनाई देगी? क्योंकि उसकी चेस्ट कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट है। तो आपने इसलिए याद रखना है कि जो टेक्टाइल फ्रेमिटस वाला टेस्ट है, ये डिक्रीज हो जाता है। आपने कल मुझे याद नहीं करवाया और वो कल रह गया था। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ कि टेक्टाइल फ्रेमिटस क्या होता है। तो प्लूरल फ्यूजन में टेक्टाइल फ्रेमिटस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसमें जो ट्रैकियल डेविएशन है, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जिस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, ट्रैकिया हमारा उससे ऑपोजिट साइड की तरफ मूव कर जाएगा। तो आपने याद रखना, जो प्लूरल एफ्यूजन होता है, अगर ये स्मॉल हो, अगर ये थोड़ा बहुत हो, तो हमारी ट्रैकिया डेविएट नहीं करती। बट अगर ये ज्यादा हो जाए, ज्यादा लीजन हो जाए, तो ट्रैकिया अवे डेविएट कर जाएगी। फर्ज करो अगर किसी की राइट लंग में प्लूरल एफ्यूजन हुई है, तो उसकी ट्रैकिया किस तरफ चली जाएगी, लेफ्ट साइड की तरफ चली जाएगी, ऑपोजिट मूव कर जाएगी। उसके बाद उसके बाद आता है उसके बाद आपका आता है एटिलैक्टेसिस। एटिलैक्टेसिस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फर्ज करो ये एल्वेलाई है, ये कोलैप्स कर जाए, तो इसको हम कहते हैं एटिलैक्टेसिस। इसमें क्या होगा, आपके ब्रेथ साउंड्स कम हो जाएंगे। आप जब परकशन करोगे तो आपको डल परकशन मिलेगी। और जब आप टेक्टाइल फ्रेमिटस टेस्ट करोगे, आप उसको उल्टा लटाओगे और उसको कहोगे बोलो, जब वो बोलेगा तो आपको उसकी लंग्स पे उसको चेस्ट कैविटी पे आपको कम वाइब्रेशन सुनाई देंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके एल्वेलाई ब्लॉक हो गए हैं, उसके एल्वेलाई कोलैप्स कर गए हैं, जिसकी वजह से एयर उसकी लंग्स में नहीं जा रही प्रॉपर्ली, और उसमें वाइब्रेशंस भी कम पैदा हो रही हैं। और इसमें आपने याद रखना है, इसकी जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो ये वाली है, जिस तरफ एटिलैक्टेसिस होगा ना, जिस तरफ एटिलैक्टेसिस होगा, हमारी ट्रैकिया उसी तरफ डेविएट कर जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? देखो, कल मैंने आपको समझाया था कि अवे मूव करेगी। बट एटिलैक्टेसिस में क्या होता है, फर्ज करो ये आपकी एक लंग है, ठीक है, ये आपकी एक लंग है और आपकी एक ये लंग है। ठीक है, फर्ज करो कि ये कोलैप्स कर गई है। ठीक है, ये सारी लंग कोलैप्स कर गई है, तो क्या होगा, इस तरफ कम प्रेशर होगा। ठीक है, इस तरफ कम प्रेशर होगा, तो आपकी जो ट्रैकिया है वो इस तरफ मूव कर देगी। ये एक्सेप्शन है, बाकी जितनी भी डिजीजेस हमें है ना, उनमें ट्रैकिया अवे मूव करती है। बट एटिलैक्टेसिस में ट्रैकिया किस तरफ मूव करेगी, जिस तरफ खराबी होगी। लेकिन जो प्लूरल एफ्यूजन और न्यूमोथोरैक्स है, उसमें अगर खराबी जिस तरफ होगी, ट्रैकिया उससे अवे मूव करेगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स के बारे में मैंने कल बताया था कि ये आपको बहुत टेंशन देगी। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, ब्रेथ साउंड कम हो जाती है, और जब हम उसकी परकशन करेंगे तो हाइपर रेजोनेंट मिलेगा। मतलब कि जब हम उसकी परकशन करेंगे तो जो परकशन की साउंड है
जो आपके नकल्स की साउंड है वो आपको वो उसमें वाइब्रेशन होगी, वो बार बार गूंजेगी, ठीक है। और उसमें टेक्टाइल फ्रेमिटस क्या होगा, अगेन कम होगा, क्योंकि आपकी चेस्ट कैविटी में क्या है, न्यूमोथोरैक्स जितनी भी है उसमें टेक्टाइल फ्रेमिटस कम होता है, ठीक है। और इसमें जो ट्रैकिया होगी वो अवे मूव करेगी, ट्रैकिया हमेशा ऑपोजिट डेविएट कर जाएगी, ठीक है। ये कल हम पढ़ चुके थे, इसलिए मैं इसको स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका नमूनिया। नमूनिया में आपने याद रखना है, नमूनिया में क्या हुई है, कंसोलिडेशन, ठीक है। नमूनिया में क्या हुई है, कंसोलिडेशन है, ठीक है। कंसोलिडेशन है मतलब कि जो आपका एल्वेलाई है इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट है। अब क्या होगा, जब हम इसका टेक्टाइल फ्रेमिटस करवाएंगे ना, जब हम हम कहेंगे कि भाई हम उसके पीछे हाथ रखेंगे और हम कहेंगे भाईजान बोलें, अगर वो बोलेगा तो चूंकि इसके एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड है, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, वो फ्लूइड क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो इसलिए आपने याद रखना है, नमूनिया में हमेशा हमेशा क्या होता है, टेक्टाइल फ्रेमिटस इंक्रीज हो जाता है। बाकी जितनी भी डिजीजेज हैं टेक्टाइल फ्रेमिटस डिक्रीज होता है, लेकिन नमूनिया में इंक्रीज होता है। और इसमें हमें जो साउंड्स मिलेंगी वो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स मिलेंगी, लेट इंस्पिरेटरी क्रैकल्स, ये सारी ना मेडिसिन की टर्म्स हैं। और इसमें इन सब में लिख लें, जो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ईगोफोनी और पेक्टोरिलोकॉय, ये मुश्किल सा लफ्ज है। इन दोनों का मतलब ये है कि इंक्रीज रेजोनेंस, इसमें ना गूंज बढ़ जाएगी। अगर एक नमूनिया का मरीज है, जब आप उस पर स्टेथ लगाओगे तो आपको रेजोनेटिंग साउंड मिलेगा, गूंज मिलेगी, गूंज सी होगी, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, इट इज पेशेंट ऑफ नमूनिया। और इसमें दूसरा हमें क्या फाइंडिंग मिलेगी कि इसमें जो टेक्टाइल फ्रेमिटस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और नमूनिया में कभी भी जो हमारी ट्रैकिया है वो डेविएट नहीं करती, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टेबल थोड़ा बहुत समझ आ गया है। बाकी आप इसको पढ़ोगे, इसमें समझाने वाली कम ही बातें थी, जो समझाने वाली थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी क्लियर हो गया। मुझे एक दफा बता दें कि ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं यार। चलें ठीक है, तलहा को क्लियर हो गया। अब हमारा एक टॉपिक रह गया है, वो हम खत्म करते हैं, और उसके बाद हमारी दो क्लासेस हैं, दो क्लासेस हम करेंगे और हमारा ये सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाएगा, और फिर हम नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और एक टॉपिक वो ये वाला है, ये वाला इनहेलेशनल इंजरी एंड स्क्वेला, ठीक है। ये पेज नंबर जो मेरे पास है वो है 701, ठीक है, 701 पेज नंबर है, इनहेलेशन इंजरी एंड स्क्वेला, ठीक है। तो ये पेज नंबर आप खोलें और इसको अपने सामने रखें और हम इसको पढ़ते हैं टॉपिक को, ठीक है। ये टॉपिक इतना अहम नहीं है, इसलिए हमें पहले टाइम भी नहीं इसका मिला करने के लिए, तो हम इसको कर लेते हैं जल्दी से। इसमें दो तीन बातें हैं करने वाली। इनहेलेशनल इंजरी के हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, कोई बंदा इनहेल करेगा, ठीक है, इनहेल करेगा और उससे क्या होगा, उसकी लंग्स डैमेज होंगी, इनहेलेशनल इंजरी। अब इनहेलेशन इंजरी का मतलब क्या है कि इट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनहेलेशन ऑफ नॉक्सियस स्टिमुलाई, मतलब कि एक बंदा है और वो धुएं को इनहेल कर रहा है, ये क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब ऐसा होता है कि जो इरिटेट करे हमारी लंग्स को, जो तंग करे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉक्सियस स्टिमुलाई, ठीक है। नॉक्सियस स्टिमुलाई है और वो अगर वो इरिटेट करे तो उससे हमें क्या आ जाएगा, इनहेलेशन इंजरी हो जाती है। और नॉक्सियस स्टिमुलाई कौन सा हो सकता है, स्मोक, मतलब फर्ज करो एक बंदा स्मोकिंग करता है या वो किसी ऐसे एरिया में रहता है जिसमें काफी ज्यादा स्मोक है, तो उसको क्या हो सकता है, इनहेलेशन इंजरी हो सकता है। और वो ये कहता है इट इज काज्ड बाय, ठीक है, कॉज्ड बाय, मतलब ये किस किस वजह से हो सकता है, हीट की वजह से, हीट, या फिर पार्टिकल्स, और कैसे ऐसे पार्टिकल्स जो कि क्या है, लेस देन 1 माइक्रोमीटर, बहुत छोटे हैं, लेस देन 1 माइक्रोमीटर हैं। और इरिटेंट्स, और इरिटेंट्स में क्या आता है, अमोनिया, ठीक है, इरिटेंट्स, इरिटेंट्स में क्या आता है, अमोनिया। अमोनिया किस में यूज होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। तो अगर एक बंदा है जो कि खाद की कंपनी में काम करता है या फिर पार्टिकल्स इनहेल करता है या उसको हीट हो जाती है, तो उसमें क्या हो सकता है, इनहेलेशन इंजरी हो सकती है। उसने फिर लिखा हुआ है कि आपके पास मरीज किस तरह आएगा, मरीज इस तरह आएगा कि एक मरीज है और उस वो फर्ज करें किसी जगह पे आग लग गई है, ठीक है, या वो मरीज जल गया है, ठीक है, सेकेंडरी टू बर्न, एक एक मरीज है और उसको क्या हुआ है, बर्न हुआ है, या फिर उसको क्या हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेलेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेलेशन हुई है, या फिर उसको क्या है, साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग, या फिर उसको क्या हुआ है, अर्सेनिक, ठीक है। तो इन सारी वजह से इट इट इज सेकेंडरी कॉज, मतलब इनहेलेशन इंजरी क्यों होती है, इट इज ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेलेशन, साइनाइड पॉइजनिंग और बर्न। और इसमें क्या होगा, जब आप इसका एग्जाम करोगे, जब आप उसका फिजिकल एग्जाम करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको सिंग्ड एयर, सिंग्ड हेयर ऑफ नोज, मतलब जो आपके नाक नाक के बाल होंगे, नेजल हेयर होंगे, वो आपको सिंग्ड मिलेंगे, वो आपको सख्त से मिलेंगे, सख्त से मिलेंगे, उठे हुए होंगे। और उसमें आप जो उसके नाक के बाल होंगे उसमें आपको सूत मिलेगा। सूत क्या होता है, सूत का मतलब होता है खाक,
मतलब अगर उसको इनहेलेशन इंजरी हुई है बर्न की वजह से, किसी जगह पे आग लगी थी और उस धुएं को उसने जब इनहेल किया, तो जो उस आग में खाक थी, उस आग में जो वो ब्लैक ब्लैक खाक थी, उसको हम कहते हैं सूत। ठीक है, और वो उसने इनहेल की, तो वो जो सारी सूत होगी वो उसके नाक के बालों पे लग जाएगी। तो उसके जो नाक के बाल होंगे वो उसको आपको अकड़े अकड़े मिलेंगे, और उसमें आपको क्या मिलेगा, ब्लैक खाक मिलेगी। ठीक है, उसमें आपको खाक मिलेगी। ये आपने याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसको जल्दी से करवा रहा हूँ। उसके बाद जब आप उसकी ब्रोंकोस्कोपी करोगे, ब्रोंकोस्कोपी मतलब आप कैमरे से उसकी लंग्स को देखोगे, तो ब्रोंकोस्कोपी में आपको क्या मिलेगा, तो ब्रोंकोस्कोपी में आपको क्या मिलेगा, ब्रोंकोस्कोपी में आपको मिलेगा स्वेर अडीमा। ठीक है, उसको लंग का अडीमा हुआ वो पड़ेगा। ठीक है, उसको स्वेर अडीमा होगा। और क्या होगा, कंजेशन ऑफ ब्रोंकस, मतलब उसके जो ब्रोंकस हैं वो क्या होंगे, उसके कंजेस्टेड होंगे, वो ब्लॉक होंगे। और आपने याद रखना है, ये ब्रोंकोस्कोप, ये जो अडीमा है और जो कंजेशन है, ये 18 घंटों में होता है। जो जब फर्ज करो उसको इनहेलेशन इंजरी हुई, कहीं पे आग लगी, उसने वो धुआं इनहेल किया, उससे उसके जो नाक के बाल थे उसमें वो खाक लग गई। और ये कब होगा, ये 18 घंटों में होगा। और वो ये कहता है कि उसके ये 11 घंटों के बाद, मतलब जब 11 घंटे गुजरते हैं तो ये खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, इसका इतना कोई खास मसला नहीं है। ठीक है, तो इसको ये 11 घंटों में खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। तो ये एक छोटू सा टॉपिक था, और हम रह गया था, तो इसलिए मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब पीछे से हमारा तकरीबन सारा सिस्टम कवर हो गया है। कल का जो टॉपिक है वो आपने हर हाल में नहीं छोड़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन आपको आना ही आना है, और वो इतनी जल्दी समझ भी नहीं आता होता, इसलिए आपने वो छोड़ना नहीं है। वो आसान टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो मुझे एक दफा बता दें कि आपका कोई सवाल तो नहीं है, कोई अगर क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, मैं उसको क्लियर करता हूँ।